चंद्रभान का कुछ ही दिनों में उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। इससे चतुरी और अधिक जल भून गया। वह सोचने लगा कि इस लड़के की कीर्ति तो किसी न्यायप्रिय राजा की भांति दूर दूर तक फैल रही है। आखिर यह बात चतुरी को कैसे सहन होती। एक दिन उसने अवसर देखकर नगर कोतवाल से चंद्रभान की शिकायत कर दी। अन्नदाता बृजभान गरेरिये का लड़का महाराजाधिराज की ओर से जनता का मुंह फेर रहा है। न्याय करने का अधिकार सिर्फ राजा का होता है, प्रजा का नहीं। बृजभान गरेरिये का लड़का अपने आप को राजा समझ रहा है और प्रजाजनों की समस्या का निपटारा कर रहा है। चतुरी ने कोतवाल को भड़कते हुए कहा, प्रजा को न्याय मिल रहा है या यह तो अच्छी बात है। कोतवाल ने चतुरी की बात दबाते हुए कहा, ये तो ठीक है, लेकिन सरकार वह महाराज के लिए शब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। चतुरी ने इस बात की सावधानी से कहा। क्या? कोतवाल एकाएक चौंक उठा। यदि ऐसा है तो सिपाहियों को भेजकर इस बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। कोतवाल ने उसे दिलासा दिलाया। इसके बाद चतुरी प्रसन्नतापूर्वक वहां से चला गया। वह मन ही मन इस बात से खुश हो रहा था कि वह आग में घी डाल आया है। इधर चतुरी के चले जाने के बाद नगर कोतवाल ने उसकी बात पर गौर किया और सोचने लगा कि अगर बृजभान गरेरिये का लड़का स्वयं न्याय करता है तो यह राजा के कार्य में हस्तक्षेप है। इसलिए उसने कुछ सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया कि चंद्रभान पर नजर रखें। जो लोग उससे न्याय करवाने के लिए आते हैं उन्हें कहे कि वह महाराज के दरबार में जाकर न्याय मांगे। यदि वे आनाकानी करे तो उन्हें समझा बुझाकर लाए। नगर कोतवाल की आज्ञा का पालन करने के लिए सिपाही निकल पड़े। 2 दिन बाद ही एक ब्राह्मण, उनकी पत्नी और ब्राह्मण के मित्र को दरबार में लाया गया। राजा भोज ने ब्राह्मण से दरबार में उपस्थित होने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपने मित्र की ओर संकेत करते हुए कहा, अन्नदाता, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा काम व्यापार है। कुछ दिन पहले मैं किसी कार्यवश नगर से बाहर गया। बाहर जाने से पहले मैंने अपने इस व्यापारी मित्र के पास 3 बहुमूल्य रत्न अमानत के रूप में रखे ताकि जब मैं लौट कर आऊं तो मेरे रत्न मुझे सुरक्षित वापस मिल जाए। लेकिन अब जब मैं लौट कर आ गया हूं और इससे रत्न मांग रहा हूं तो यह उन रत्नों को देने से इनकार कर रहा है। हम दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे कि इतने में आपने सिपाही हमें पकड़कर आपके दरबार में ले आए। महाराज, मेरे रत्न मुझे वापस दिला दीजिए। मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज। वे रत्न मेरी जीवन भर की कमाई है। ब्राह्मण की बात ध्यानपूर्वक सुनने के बाद राजा भोज ने ब्राह्मण के मित्र से पूछा, क्या तुम्हारे मित्र द्वारा लगाया गया आरोप सत्य है? अन्नदाता ब्राह्मण के मित्र ने कहा, यह बात तो सत्य है कि व्यापार के लिए जाते वक्त यह अपने 3 रत्न मेरे पास रख गया था, लेकिन साथ ही इसने मुझसे यह भी कहा था कि यह 4-5 महीने बाद लौट आएगा और अपने रत्न वापस ले लेगा।
लेकिन जब यह निश्चित समय पर नहीं लौटा तो मैंने इसकी अमानत इनकी पत्नी को सौंप दी। क्यों देवी, तुम्हारे पति का मित्र सच कह रहा है क्या? इसने तुम्हारे पति की अमानत तुम्हें सौंप दी थी? राजा भोज ने ब्राह्मण की पत्नी से पूछा। नहीं अन्नदाता, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। पति के व्यापार पर जाने के बाद मैंने आज ही इसे देखा है, ब्राह्मण की पत्नी ने चिंतित स्वर से कहा। दोनों पक्षों की बात सुनकर राजा भोज कुछ देर के बाद शांत हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया और उसे सन्नाटे को राजा की आवाज़ ने तोड़ा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है जो यह साबित कर सके कि तुमने वे रत्न ब्राह्मण को पत्नी को लौटा दिए थे? राजा ने ब्राह्मण के मित्र से पूछा। हाँ राजन, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सम्मुख वे तीनों रत्न इसकी पत्नी को लौटाए थे, ब्राह्मण व्यापारी के मित्र ने उत्तर दिया। ब्राह्मण के मित्र की बात सुनकर राजा भोज ने उन दोनों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद मुखिया और पुजारी दरबार में उपस्थित हुए। उन दोनों की गवाही व्यापारी ब्राह्मण के मित्र के पक्ष में थी। उन दोनों की पूरी बातें सुनने के पश्चात राजा भोज ने अपना निर्णय सुनाया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का आरोप झूठा है, इसीलिए उन्हें आदेश दिया जाता है कि वो दोनों झूठ बोलने के अपराध में अपने मित्र ब्राह्मण से क्षमा याचना करें, अन्यथा उन्हें दंड दिया जाएगा। नहीं महाराज, यह झूठ नहीं, एकदम सत्य है। यदि अभयदान दिया जाए तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, ब्राह्मण ने विनती पूर्वक कहा। राजा भोज ने अभयदान दिया तो ब्राह्मण बोला, महाराज हम तो न्याय के लिए आपके पास आने के बजाय बृजभान गरेरिये के बेटे चंद्रभान के पास जा रहे थे। चंद्रभान ऐसा सटीक न्याय करता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हम उसके पास जा ही रहे थे कि मार्ग में आपके सिपाही हमें पकड़कर आपके दरबार में ले आए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भोज क्रोधित न हुए, उल्टा वे सोचने लगे कि गरेरिये का लड़का भला कैसा न्याय करता है कि यह ब्राह्मण उसकी इतनी प्रशंसा कर रहा है। चलकर उसका न्याय देखना चाहिए। कुछ देर इसी प्रकार सोचते रहने के पश्चात राजा भोज ने कहा, यदि तुम दोनों पति पत्नी मेरे न्याय से संतुष्ट नहीं हो तो जाकर चंद्रभान से न्याय मांग कर देख लो। मैं स्वयं भी देखना चाहता हूँ कि वह किस प्रकार दूध का दूध और पानी का पानी करता है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण दंपति वहां से चल दिया। राजा के आदेश पर उसका मित्र ब्राह्मण और दोनों गवाह भी व्यापारी ब्राह्मण के पीछे पीछे चल दिए। चलते हुए वे सब उस स्थान पर पहुंचे जहां चंद्रभान एक ऊंचे टीले पर बैठा था। काफी संख्या में लोग उसके आसपास खड़े थे। चंद्रभान का न्याय देखने के लिए राजा भोज सिपाहियों के साथ भेष बदलकर वहां आ पहुंचे। इसके बाद ब्राह्मण व्यापारी ने पूरी बात चंद्रभान को कह सुनाई। उसके बाद चंद्रभान ने व्यापारी और उसके दोनों गवाहों को आदेश दिया कि मैं जिसको बुलाता जाऊं वह मेरे पास आता जाए। चंद्रभान ने सबसे पहले व्यापारी के पहले गवाह गांव के मुखिया को अपने पास बुलाकर पूछा, मुखिया जी, आप मुझे यह बात बताएं कि जो रत्न ब्राह्मण की पत्नी को आपके सामने लौटाए गए थे वे किस रंग के थे और उसका आकार कितना था?
मुखिया को तो ऐसे सवाल की कतई आशा नहीं थी। चंद्रभान का यह प्रश्न सुनते ही मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, वे रत्न नींबू बराबर बड़े थे और उसका रंग नीला था। ठीक है, अब तुम एक और खड़े हो जाओ। यह कहकर उसने मंदिर के पुजारी को बुलाया और उसने उससे भी वही प्रश्न पूछे। पुजारी बोला, वे रत्न चने के दाने के आकार के थे और उसका रंग लाल था। उसके बाद चंद्रभान ने पुजारी को भी एक तरफ खड़ा कर दिया और व्यापारी को अपने पास बुलाकर डांटते हुए कहा, क्यों बेईमान, कितने पैसे लिए थे तूने इन दोनों को झूठी गवाही देने के लिए? चंद्रभान की बात सुनकर व्यापारी का मित्र थर थर कांपने लगा। उसका झूठ पकड़ा गया था। वह रोता हुआ चंद्रभान के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुझे अपनी भूल का पश्चाताप करना है तो वापस कर दे इस ब्राह्मण के रत्न, चंद्रभान ने कड़कदार आवाज में कहा। व्यापारी ने तुरंत लाकर तीनों रत्न ब्राह्मण को दे दिए। राजा भोज, जो भेष बदले एक साधारण नागरिक के रूप में वहाँ खड़े थे, चंद्रभान के न्याय करने का ढंग देखकर बहुत प्रभावित हुए और अपने सिपाहियों के साथ तुरंत झूठे व्यापारी के सामने आ खड़े हुए और सिपाहियों को आदेश दिया, इन तीनों को गिरफ्तार कर लो। इन पर झूठी गवाही और धोखा देने का आरोप साबित हो चुका है। अचानक राजा भोज और सिपाहियों को वहां देखकर लोग चौंक पड़े। चंद्रभान भी टीले से कूदकर भागने लगा, मगर राजा ने उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए बोले, घबराओ मत, हम तुम्हारे न्याय करने के ढंग से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कौन सी बात अंधाता? चंद्रभान ने हाथ जोड़कर राजा भोज से पूछा। यही कि तुम अनपढ़ और एक मामूली चरवाहे होकर भी इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो? महाराज, यह सब इस टीले का चमत्कार है। मैं अब भी इस टीले पर आकर बैठता हूँ तो मुझसे न जाने कौन सी देवी शक्ति आ जाती है और मैं न्याय करने बैठ जाता हूँ, चंद्रभान ने भयभीत स्वर से कहा। इसके बाद राजा भोज महल लौट आए और काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने राजा ज्योतिषियों से विचार विमर्श किया। अंततः यह निर्णय निकला गया कि टीले के नीचे अवश्य कोई चमत्कारी शक्ति है, इसीलिए इसे खुदवाकर देखा जाए। सैकड़ों मजदूर उस टीले की खुदाई में लगा दिए गए। काफ़ी खुदाई करने के बाद मजदूरों को धरती में एक राज सिंहासन दबा हुआ दिखाई दिया, जिनकी सूचना तुरंत राजा भोज तक पहुंच गई। राजा भोज ने वहां आकर देखा तो सिंहासन की चमक दमक देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। राजा की आंखों के सामने एक चमचमाता सिंहासन था, जो विशाल होने के साथ साथ सोने से निर्मित और रत्न जड़ित था। तत्पश्चात सिंहासन को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। बाहर निकालना तो दूर, सिंहासन अपने स्थान से ही हिला तक नहीं। यह देखकर पंडितों ज्योतिषियों ने आपस में विचार विमर्श किया और राजा से कहा, राजन, ऐसा लगता है कि यह सिंहासन सूर्य या असुरों द्वारा निर्मित किया गया है। बहुत सोच विचार के बाद विशेष पूजन अर्चन किया गया, तब जाकर सिंहासन सरलता से बाहर निकाला। सिंहासन की सफाई के बाद उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए। उसकी सुंदरता के आगे नजरें
हटराना भी मुश्किल हो गया था। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियाँ जरी हुई थी। उन सभी पुतलियों के साथ में एक एक कमल पुष्प था। पुतलियाँ इतनी सजीव लगती थी मानो कुछ कहने को इच्छुक हो। इसके बाद ब्राह्मण ने राजा भोज के सिंहासन पर बैठने का शुभ मुहूर्त निकाला। समय के साथ वह शुभ दिन भी आया जब राजा भोज को सिंहासन पर बैठना था। सभी राज दरबारी उत्सुक थे कि राजा भोज भी इस शुभ दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राजपुरोहितों की सहमति पर राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना दायां पैर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ाया, तभी एक चमत्कार सा हुआ। सिंहासन में जरी सभी 32 पुतलियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। पुतलियों का खिलखिलाना सुनकर सभी राज दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा भोज ने एक झटके से अपना कदम पीछे खींच लिए और उन पुतलियों से पूछा, हे सिंहासन पर जरी पुतलियों, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम अब एक साथ ऐसे क्यों हंस पड़ी हो? राजा भोज का प्रश्न समाप्त होते ही एक पुतली अपने स्थान से निकलकर बाहर आ गई। अन्य पुतलियां अपने साथ पर ही रही। उस पुतली ने अपना नाम रत्नमंजरी बताया। रत्नमंजरी राजा भोज के सामने रास्ता रोककर आ खड़ी हुई और बोली, अब आगे एपिसोड 4 में 4 आगे पार्ट 4 में 4 में